नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सबसे पहले हम उन विषयों को देख लेते हैं जिसकी आज के सत्र में चर्चा की जानी है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बलपूर्वक गायब करने के अपराध को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के संदर्भ में। उसके बाद हम मेडिकल शिक्षा में सुधार के प्रश्न को देखेंगे। फिर हम खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के नवीन आंकड़ों के संदर्भ में एक और एडिटोरियल की चर्चा करेंगे और फिर हम अनिवार्य लाइसेंसिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण आलेख देखेंगे। अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपके समक्ष है। यह है पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी आईआर से है। मुख्य रूप से यह संदर्भित है बलपूर्वक गायब करने के अपराध को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के संदर्भ में। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सैन्य शासन के द्वारा आंग सान सूकी की सत्ता का सैन्य तख्तापलट कर दिया गया और उसके बाद से ही हम म्यांमार में हिंसा के अनेक उदाहरण देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के बलपूर्वक अथवा अनिच्छापूर्ण गायब करने से संबंधित वर्किंग ग्रुप, जिसे शॉर्ट में WGEID कहा जाता है, उसका यह मानना है कि म्यांमार में सैन्य शासन लगाए जाने के बाद से ही म्यांमार में अनेक व्यक्तियों को जबरन गायब करने के उदाहरण देखे गए हैं और साथ ही साथ चीन में भी इस तरीके के उदाहरण देखे गए हैं। चीन के शिंगजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पुनः शिक्षित किए जाने के नाम पर उन्हें जबरन गायब किए जाने के काफ़ी उदाहरण देखे गए हैं और उनमें से कई के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है। वर्किंग ग्रुप के अनुसार श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी समय समय पर इसके संदर्भ में उदाहरण देखे जाते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध के उपरांत इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई है। उल्लेखनीय है कि बलपूर्वक गायब करने की यह प्रवृत्ति 1970 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आई जब अर्जेंटीना में सैन्य शासन के दौरान लगभग 30,000 नागरिकों को अपहरित अथवा हत्या उनकी की गई और उसके बाद ही इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्रिया की गई जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा 1980 में इसके संदर्भ में एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई जो मानव अधिकार की रक्षा किए जाने के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस रूप में वह बलपूर्वक गायब किए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए भी कार्य कर रही है। जब हम बात करते हैं बलपूर्वक गायब करने की शब्दावली की, तो इस शब्दावली को कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में पहचाना जा सकता है जिसके तहत यह देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को उसको प्राप्त स्वतंत्रता से उसे जबरदस्ती वंचित कर दिया जाए और व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना गिरफ्तार अथवा बंदी बनाकर रख दिया जाए तो इसमें बलपूर्वक गायब करने के तत्व देखे जाते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार की गिरफ्तारी में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकारों की भी भागीदारी देखी जाती है जिसमें विविध प्रकार के सरकारी अधिकारी संलग्न हो सकते हैं अथवा सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त कुछ समूह भी संलग्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारों द्वारा अथवा राज्य के द्वारा इस प्रकार की क्रिया के संदर्भ में लगातार इनकार भी किया जाता है। साथ ही साथ जिन लोगों को गायब किया जाता है उसके संदर्भ में भी किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है क्योंकि राज्य इस प्रकार से व्यक्तियों को गायब किए जाने के संदर्भ में लगातार इनकार करता है और इस तरीके की प्रवृत्ति अपने देश में होने के संदर्भ में वह लगातार इनकार करता रहता है। तो इस प्रकार से राज्य के लगातार इनकार किए जाने की स्थिति में उन व्यक्तियों को
किसी भी प्रकार का कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे समस्या और भी अधिक गंभीर हो जाती है और इस रूप में यह एक महत्वपूर्ण रूप से मानवाधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। चूंकि इस घटना का संबंध गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों से हो चला है, यही कारण है कि ऐसी समस्या के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध प्रकार के उपाय किए गए हैं। इसमें 1992 में सभी व्यक्तियों को इस प्रकार की जबरन गायब करने की प्रणाली से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा की गई, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, यानी सभी प्रकार के व्यक्तियों को जबरन गायब करने के विरुद्ध किया जाने वाला संरक्षण। और इसके संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1980 में स्थापित वर्किंग ग्रुप काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो जेनेवा स्थित अपने मुख्यालय से कार्य करता है और इसके संदर्भ में वह सरकारों को उत्तरदायी बनाने के लिए विविध प्रकार की सिविल सोसाइटी और एनजीओ आदि के माध्यम से मिलकर कार्य करता है। अभी तक वर्किंग ग्रुप के द्वारा 58,606 मामलों के संदर्भ में कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि अभी भी 46,271 मामले जारी हैं, जिनका 92 से अधिक देशों से संबंधित है। हाल के समय में एशिया में जिस तरीके से इस प्रकार के मामले बढ़े हैं, मुख्य रूप से एशिया में इसके निवारण के लिए कार्य करने की काफी आवश्यकता है। कोविड-19 के काल में जिस प्रकार से सरकारों का ध्यान स्वास्थ्य समस्याओं की ओर अधिक केंद्रित हो चला है, उसी के चलते यह समस्या और भी जटिल हो गई है, जिसके निवारण के लिए हमें अभी से कार्य करना होगा। इसके संदर्भ में न केवल हमें जागरूकता को बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा, साथ ही साथ इसके तहत हमें 2006 में इसके संदर्भ में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को भी स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि इस प्रकार के 2006 के कन्वेंशन को सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत किया जाए। इस कन्वेंशन को जाना जाता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम डिसअपीयरेंस, यानी ICPPED के नाम से, और अक्टूबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार 98 राज्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 62 राज्यों ने इस कन्वेंशन की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि इसके बावजूद पूर्वी एशिया क्षेत्र में केवल कंबोडिया, जापान, मंगोलिया और श्रीलंका आदि के द्वारा ही इसे अनुसमर्थित किया गया है। यही कारण है कि भारत जैसे देशों में इसके संदर्भ में व्यापक जागरूकता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इसको मानव अधिकारों के साथ संबंधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इसका मानव अधिकार के साथ संबंध नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक हम इस प्रकार के बलात् गायब किए जाने की प्रवृत्ति को समझ नहीं सकेंगे और उसके बाद ही इसके संदर्भ में त्वरितता से कार्य किया जाना संभव हो सकेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले एडिटोरियल की, जो पेज नंबर 7 पर दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। यह संदर्भित है मेडिकल शिक्षा में सुधार के प्रश्न से। कोविड-19 महामारी ने एक ओर तो हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में विविध प्रकार की समस्याओं की ओर इंगित किया है, वहीं दूसरी ओर इस बात की ओर भी इंगित किया है कि किस प्रकार से हम विशेष रूप से उत्तर भारत में डॉक्टरों की कमी का सामना कर रहे हैं। इस डॉक्टरों की कमी के निवारण के लिए अनेक विशेषज्ञों और नीति आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि क्यों न हम जिला सरकारी अस्पतालों को निजी क्षेत्र को सौंपें और उनको हम MBBS शिक्षा का केंद्र बनाकर इस प्रकार की समस्या का बेहतर ढंग से निवारण कर सकें। हालांकि इस प्रकार की जो यह निजीकरण की पहल है, उसकी अनेक आधारों पर आलोचना की गई है। जैसे कि हमें ये समझना होगा कि जब हम बात करते हैं मेडिकल शिक्षा अथवा स्वास्थ्य शिक्षा की,
तो वह एक न केवल जल कल्याण से संबंधित विषय है, अपितु इसका संबंध पब्लिक गुड यानी सार्वजनिक हित से भी देखा जाता है, जिसके तहत यह कहा जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का सार्वजनिक हित व कल्याण को बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से काफी महत्व है। और यदि इसके संदर्भ में हम निजीकरण को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से गरीबों को उस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण सेवा प्राप्त नहीं हो सकेगी जो निजीकरण के क्षेत्र में अमीरों आदि को प्राप्त होती है। यही कारण है कि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हम केवल और केवल निजी क्षेत्र को ही बढ़ावा देंगे तो इससे जो हम डॉक्टरों की कमी की समस्या देख रहे हैं उसका बेहतर ढंग से निवारण नहीं किया जा सकेगा। पिछले कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है कि हम मेडिकल क्षेत्र आदि में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद उसमें हमें काफी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में हमें सरकारी हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। इसके तहत हमें स्वास्थ्य शिक्षा को सार्वजनिक हित यानी पब्लिक गुड से संबंधित मानते हुए अग्रगामी तौर पर उपायों को अपनाना होगा। इसके तहत न केवल हमें पारंपरिक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटों को बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा, साथ ही साथ हमें तत्परता के आधार पर नए कॉलेज भी खोलने के लिए प्रयास करना होगा। साथ ही साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकारें इसके संदर्भ में पर्याप्त रूप से वित्तीय संसाधनों को दें और जब तक इस पूरे मामले के संदर्भ में सभी हितधारक आपस में मिलकर कार्य नहीं करेंगे तब तक स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर बनाए जाने के संदर्भ में कार्य नहीं किया जा सकेगा। तो जिस तरीके से कोविड-19 के काल में हम डॉक्टरों की कमी की समस्या को देख रहे हैं वह निश्चित रूप से सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से ही बेहतर ढंग से निवारित की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से इसका संबंध है खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के नवीन आंकड़ों से। उल्लेखनीय है कि अभी हाल में ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP और मुद्रास्फीति के संदर्भ में नवीन आंकड़ों को जारी किया गया है और आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति में पिछले 3 महीनों की तुलना में गिरावट आई है और अप्रैल में यह 4.29% आंकी गई है। यह जो कमी है वह इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष इसको अनेक बार 7% से ऊपर भी देखा गया था। मुद्रास्फीति के साथ ही NSO के द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का मार्च से संबंधित आंकड़े भी जाहिर किए गए हैं, जिसके तहत मार्च के महीने में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 22.4% आंका गया है। यह इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च 2020 के काल में नेशनल लॉकडाउन के चलते औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 18.7% की गिरावट देखी गई थी। इसके तहत यह देखा गया है कि विविध प्रकार के खाद्य उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, सब्जी, दाल आदि की कीमत में गिरावट आई है। हालांकि इसकी तुलना में जब हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखते हैं तो उसमें हम आंकड़ों में वृद्धि को देख रहे हैं, जिसका मूल कारण पेट्रोल और डीजल के दामों का अधिक होना है। इसके चलते उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिसके निवारण के लिए हमें कार्य करना होगा। साथ ही साथ अप्रैल के माह से हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से अनेक राज्यों द्वारा फिर से लॉकडाउन को लगा दिया गया है और अनेक विशेषज्ञों ने ये कहा है कि हो सकता है कि ये लॉकडाउन आने वाले 6 से 8 सप्ताह तक चलता रहे। इस पूरे घटनाक्रम के चलते जो निवेशकों में बाजार को लेकर सकारात्मक माहौल बना था वह भी अब घटता हुआ नजर आ रहा है, जिसको बेहतर किए जाने की दिशा में अभी से हमें कार्य करना होगा और इस पूरे औद्योगिक सत्र में हम फिर से औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति आदि पर बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए अभी से कार्य किए जाने की आवश्यकता
है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। इसको आप कुछ अर्थों में स्वास्थ्य क्षेत्र से भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से यह संदर्भित है ट्रिप्स छूट के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे से, जिसके तहत यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से हाल ही में सरकार द्वारा किए गए ट्रिप्स छूट के विपरीत तथ्यों को इस हलफनामे में प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर WTO में कोरोना वैक्सीन और इससे संबंधित दवाओं आदि के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी ट्रिप्स पर छूट की बात की गई थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है वह इससे विपरीत मत को दिखाता है। इसके तहत सरकार ने यह मत प्रस्तुत किया है कि यदि पेटेंटेड दवाओं में पेटेंट से छूट दी जाती है और इस प्रकार की छूट लेकर निर्माण किया जाता है तो इसका नवाचार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इससे भारत की छवि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, जिसको कम किए जाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि सरकार द्वारा इस पूरे मामले में एक मध्य मार्ग को अपनाते हुए कार्य किए जाने पर बल दिया गया है। हालांकि सरकार द्वारा जो इस प्रकार का हलफनामा प्रस्तुत किया गया है उसकी कई विद्वानों द्वारा आलोचना भी की गई है। उल्लेखनीय है कि हाल में ही ट्रिप्स लगातार चर्चा में बना हुआ है, जिसके तहत मुख्य रूप से 1986 से 1994 के काल में उरुग्वे दौर की वार्ता के तहत ट्रिप्स एग्रीमेंट को स्वीकार किया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट आदि के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों आदि के संरक्षण के लिए तत्कालीन गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ और बाद में WTO के तत्वाधान में यह प्रयास किया गया था कि राष्ट्रीय सरकारें विविध प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों आदि के संरक्षण के लिए तत्परता से कार्य कर सके। हालांकि 2020 में जिस तरीके से कोरोना महामारी की व्यापकता देखी गई है उसके तहत विशेष रूप से भारत और दक्षिण अफ्रीका के देशों के द्वारा कोरोना वैक्सीन की सर्वसुलभता को किए जाने के संदर्भ में काफी प्रयास किए गए हैं और इसके तहत सरकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कोविड-19 की पृष्ठभूमि में हमें पेटेंटेड दवाओं और वैक्सीन को सार्वजनिक स्तर पर उत्पादित किए जाने के संदर्भ में प्रयास करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम में हमें उन विकल्पों को भी समझे जाने की आवश्यकता है जो किसी सरकार आदि को पेटेंटेड दवाओं और वैक्सीन का सार्वजनिक स्तर पर उत्पादन किए जाने के संदर्भ में उपलब्ध होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कंपल्सरी लाइसेंसिंग यानी अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था, जो ट्रिप्स प्रावधानों के अनुरूप ही सरकारों के द्वारा पेटेंटेड दवाओं के निर्माण के संदर्भ में प्राप्त होते हैं और इसे ट्रिप्स एग्रीमेंट के आर्टिकल 30 और 31 के संदर्भ में दिया जाता है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग की इस व्यवस्था को न केवल ट्रिप्स एग्रीमेंट के माध्यम से समर्थन दिया गया है, अपितु इसको 2001 के दोहा उद्घोषणा और इसके पैराग्राफ 5B और 5C के द्वारा भी समर्थन दिया गया है, जिसमें 2001 की दोहा उद्घोषणा के तहत लोक स्वास्थ्य की स्थिति में दवाओं की पहुंच को सर्वसुलभ बनाए जाने के संदर्भ में ट्रिप्स के प्रावधानों के तहत कंपल्सरी लाइसेंसिंग की पद्धति का उपयोग किया जा सकता है और साथ ही साथ पैरा 5B और 5C के तहत भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग का समर्थन किया गया है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा राष्ट्रीय इमरजेंसी की स्थिति में इसका उपयोग करके पेटेंटेड दवाओं आदि का निर्माण राष्ट्र हित में किया जा सकता है। अगर हम बात करें कंपल्सरी लाइसेंसिंग यानी अनिवार्य लाइसेंसिंग की भारत में स्थित व्यवस्था पर, तो मुख्य रूप से इसमें भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत व्यवस्था की गई है, जिसके तहत पेटेंट कर्ता की सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद को बनाने, उपयोग करने और बेचने आदि के लिए एक आवेदक को सरकार द्वारा लाइसेंस अथवा प्राधिकरण जारी किया जाता है।
इसे भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अध्याय 16 और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता यानी ट्रिप्स के अनुपालन के संदर्भ में दिया जाता है। इस प्रकार की अनिवार्य लाइसेंसिंग पेटेंट की सीलिंग की तारीख से 3 साल के बाद किसी भी समय प्रदान की जा सकती है, जिसके तहत किसी भी आवेदक के द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि पेटेंट आविष्कार के संदर्भ में जनता की उचित आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया गया है। साथ ही साथ पेटेंट आविष्कार जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध ना हो और भारत में पेटेंटेड आविष्कार का उपयोग नहीं किया जाता हो। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 92 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के चलते पेटेंट नियंत्रक द्वारा भी अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी किया जा सकता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल अथवा अत्यधिक तात्कालिकता से संबंधित मामला हो। उल्लेखनीय है कि भारत का पहला अनिवार्य लाइसेंस 9 मार्च 2012 को हैदराबाद स्थित नेटको फार्मा को बेयर कंपनी की एक लीवर और किडनी कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाले एंटी कैंसर एजेंट नेक्सावर के उत्पादन के लिए दिया गया था। उल्लेखनीय है कि नेक्सावर बेयर कंपनी की एक पेटेंटेड दवा थी जिसको 2012 में हैदराबाद स्थित नेटको फार्मा को अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था के तहत दिया गया था ताकि भारत में लीवर और किडनी कैंसर का बेहतर तरीके से उपचार किया जा सके। और जिस प्रकार से हाल के समय में कोविड-19 की भयावहता बढ़ रही है, उसी के चलते यह अनिवार्य लाइसेंसिंग का मुद्दा फिर से महत्वपूर्ण हो गया है, जो आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। अब हम मुख्य परीक्षा संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बलपूर्वक गायब करना ऐसा मानवाधिकार उल्लंघन अपराध है जिसको दृढ़ता से समाप्त किए जाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, कोविड-19 पृष्ठभूमि में पेटेंटेड दवाओं और वैक्सीन का सार्वजनिक स्तर पर उत्पादन किए जाने के संदर्भ में सरकारों को कौन से विकल्प प्राप्त हैं? व्याख्या करें। 10 अंक 150 शब्द। पहले उत्तर की संरचना के संदर्भ में आपको भूमिका में बलपूर्वक गायब करने शब्दावली का सामान्य परिचय देना होगा और फिर आप बलपूर्वक गायब करने से संबंधित कुछ हालिया उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे, जिसमें आप म्यांमार, श्रीलंका आदि का उदाहरण दे सकते हैं। फिर आपको इस प्रवृत्ति के निवारण के संदर्भ में किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का उदाहरण देना चाहिए, जिसमें आप 1980 में स्थापित किए गए वर्किंग ग्रुप का उदाहरण दे सकते हैं और 2006 अथवा 1992 के प्रयासों का भी उदाहरण दे सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपनी तरफ से कुछ सुझावों की भी चर्चा करेंगे और अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपका उत्तर पूर्ण होगा। द्वितीय उत्तर की संरचना के संदर्भ में आपको भूमिका में कोविड-19 महामारी से जनित संकट का सामान्य परिचय देना है। उसके बाद आप भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO में ट्रिप्स छूट को वर्णित करते हुए पेटेंटेड दवाओं और वैक्सीन के सार्वजनिक स्तर पर उत्पादन किए जाने के संदर्भ में सरकारों को प्राप्त विकल्पों की चर्चा करेंगे और इसमें विशेष रूप से आप अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया को विस्तार से स्पष्ट करेंगे और भारत में इसकी स्थिति को भी बताएंगे। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस IAS हिंदी के आज के इस अंक के माध्यम से हमने अधिक से अधिक तथ्यों और संकल्पनाओं की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।